हाय गाइस, कैसे हैं आप? मस्त, सब अच्छे हैं। क्या चल रहा है? अच्छे हो गए, खा पी लिए हो गए और मस्ती में? चलो कापी पेन लेके तैयार हो जाओ, बहुत कुछ हो गया। और बात करते हैं हम एक नए टॉपिक पर। जो भी पीछे पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ठीक है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो और कक्षा 11 की फिजिक्स जो चल रही है हमारी, उस कक्षा 11 की फिजिक्स में बाकी सबके लिए है तरल दाब। तरल दाब, फ्लड, प्रेशर, इंग्लिश में कहते हैं तरल दाब, फ्लड तरल और प्रेशर माने दाब। तो हम चर्चा किस पे करने जा रहे हैं आज? तरल दाब पर, ठीक है। तो तरल दाब को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा क्या तरल, कि तरल क्या होता है, मतलब फ्लड क्या है, तरल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? तरल के, यानी कि फ्लड की। FLUID। देखिए साहब, फ्लड क्या होता है? तरल। अपने निजी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, उनमें से आपको तरल पहचानना है कि तरल होता क्या है। तो तरल पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे। वो सब जानते हैं, सबने देखा है प्रॉपर्टी क्या है, कि जो भी वस्तु तरल होगी वो उसके अंदर एक गुण होगा, वो होता है उसके बहने का गुण। तरल हमेशा क्या करता है? वो बहता है। ठोस, द्रव, गैस, यानी कि तरल, गैस, ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी तरल होता है वो तरल कैसा होता है? बहता है। और तरल के अंतर्गत कौन कौन आता है? मतलब आप जैसे उसको ओपन करेंगे, उसको जमीन पे गिराएंगे या डालेंगे तो क्या होगा? वो बहने लगेगा। तो वही जो उसमें जो गुण होगा बहने का, वही जिस पदार्थ में बहने का गुण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लड। ये इसकी पहचान है, द्रव कहते हैं। ये द्रव और गैस, ये दोनों ही क्या हैं? तरल होते हैं। द्रव और गैस दोनों कैसे होते हैं? तरल होते हैं। अब इनके बात करेंगे हम क्या? तरल में समझता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे तरल दाब की। हम तरल समझ में आ गया। तरल क्या होता है? जिसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है, वो होता है तरल। अब तरल दाब की बात करेंगे हम इसके बाद। तरल दाब। अब तरल दाब की हम बात करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या? दाब। बात करेंगे हम दाब की। तो दाब में क्या होता है? हमने ये कक्षा 8 की अगर भौतिक विज्ञान मतलब साइंस पढ़ी हो, क्लास 8 की साइंस में ये दाब को अच्छे से परिभाषित किया गया है और बहुत सारे चित्रों के साथ। तो दाब को याद करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से पीछे ले जाता हूँ कक्षा 8 में वापस। तो वहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा था, वो सूत्र था दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। शायद मैं समझता हूँ आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ। ये दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ पे तीन चीजें हैं, बल, क्षेत्रफल और दाब। अब इसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। तरल दाब की बात करेंगे, लेकिन तरल दाब से हमें परिभाषा पहले किसकी पता होना चाहिए? दाब की। तो हम दाब के बारे में बात करेंगे। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ये बहुत पीछे ले गया, आपको 8वीं क्लास में ले गया, आप भले ही भूल गए हो, लेकिन उसको याद दिलवा रहा हूँ आपको। तो परिभाषा निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है। नीचे वाली चीज को हम लोग क्या करते हैं? एकांक। एकांक का मतलब क्या होता है? निश्चित। तो हम कहेंगे निश्चित क्षेत्रफल में या फिर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यहाँ ध्यान देना, इसको हम लिखते हैं, दाब को लिखते हैं P फॉर प्रेशर, F को फोर्स फॉर बल, और इसको कहते हैं A फॉर एरिया। ये हो गया आपका दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसकी परिभाषा अगर आपको दाब को याद रखनी है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है कि ये रटना नहीं है, यहाँ ये सूत्र याद रखना है, P बराबर F/A। यहाँ से एरिया को कांस्टेंट कर दो, निश्चित कर दो। तो कांस्टेंट एरिया पर लगने वाले, निश्चित एरिया पर लगने वाले बल को, ठीक है, यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को ही, एक्टिंग जो फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं उस एरिया का। अब यहाँ एक चीज आप देखने ध्यान से, क्या कि यहाँ पर ये दाब और क्षेत्रफल दोनों कैसे हैं? अपोजिट हैं। मतलब एक यहाँ देखें, ये ऊपर है और ये कैसा है? नीचे। मतलब ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती उल्टे हैं। उल्टे का मतलब समझ रहे? जहाँ पर उल्टा होता है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक इधर को जाएगा, मतलब एक दाएं जाएगा तो दूसरा किधर को जाएगा? बाएं। वहाँ उल्टा होता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पी और ए। पी बोले तो प्रेशर और ए बोले तो एरिया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे इससे हमें ये पता लगता है
कि अगर एरिया ज़्यादा होगा, एरिया बढ़ेगा तो उल्टे हैं, जब ये बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। यानी कि अगर प्रेशर क्या है, एरिया कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यानी कि ए का मान बाहरी करेगा बढ़ेगा तो पी का मान क्या होगा, घटेगा। और जब ए का मान बढ़ेगा पी का मान घटेगा, और जब ए का मान घटेगा तो पी का मान बढ़ेगा। कैसे, अब इसको हम आते हैं जनरली एग्जाम्पल में। तो एक किताब के अंदर लिखा हुआ जैसे ये पेन, इस पेन को आप देख रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक जिससे हम लिखना है ये वाला हिस्सा। तो इसका ये वाला जो एरिया है, मानो ये एक लोहे की कील है और ये वाला एरिया है, ये एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कैसा है, कम। तो हम अगर इसको ऐसे इसमें लगाएंगे, कील है मानो, तो इसको अंदर धंसाने के लिए, कील को जब हम दीवार में अंदर धंसाते हैं तो उसका ये बहुत छोटा सा हिस्सा, यानी कि एरिया कम हो गया। तो एरिया जब कम हो गया तो बहुत इस वाले हिस्से पे जो भी हम दाब डालते हैं वो दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है। एरिया कम तो दाब कैसा हो गया, अधिक। और ये पेन यानी कि ये कील आराम से दीवार के अंदर धंस जाती है। और अगर हम इसको उल्टी तरफ से रख दें कील को, ठीक है, ये कील का हिस्सा है ऐसे, ये कील है, ये कील हो गई इस तरीके से नुकीली कील, इसका ये वाला जो एरिया है वो कैसा है, कम। तो हम जब इधर से धंसाते हैं, इस पर थोड़ा भी बल लगाते हैं कील पर, तो क्या होता है, ये कील आराम से दीवार के अंदर चली जाती है। और अगर क्या करते हैं, इसको इधर से धंसाएंगे तो इसका एरिया ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे हम इस पर बल लगाएंगे तो ये दाब ज़्यादा एरिया है, तो जितना भी बल लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आपने तो देखा होगा दलदल में, ये क्वेश्चन आता है कि दलदल में खड़े होकर चलने से ज़्यादा अच्छा रहता है लेट कर चलना, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम खड़े होकर चलते हैं तो हमारे पैरों का एरिया जो होता है वो कैसा हो जाता है, कम। और जब हम लेट के चलते हैं तो हमारी जो बॉडी दलदल के संपर्क में ज़्यादा आती है, यानी कि हमारा एरिया, हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता है और हम नीचे नहीं जाते, हमारे द्वारा लगाया गया दाब कैसा हो जाता है, कम। क्षेत्रफल बढ़ा, दाब कम हो गया, पैरों का क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब बढ़ गया और हम आराम से दलदल में धंस जाते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, किताब में एक एग्जाम्पल है पुरानी, मैं बताऊँ आपको। ऐसे एक बर्तन में रेत रखी होगी, ठीक है, यहाँ पे बालू रखी होती है ऐसे करके, और इस बालू में आपको ईंटें खड़ी हुई, ईंट के द्वारा उन्होंने समझाया है कि ऐसे ईंट खड़ी है एक, और एक ईंट को ऐसे उन्होंने लिटा रखा है इस तरीके से। तो इस तरीके से अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ, तो इसका एरिया, इस वाली ईंट का, ये जो ईंट बनी हुई है, इस ईंट का जो एरिया है नीचे वो बहुत कम है, तो इसका दाब कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि ट्रक के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है तो दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। नोक, कील की नोक, मतलब कील को जो नोक की तरफ से धंसाने में सुगमता क्यों हो जाती है, क्योंकि नोक की तरफ का एरिया जो कम हो जाता है तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चाकू की नोक को मतलब महीन क्यों किया जाता है, चाकू की नोक को जब महीन करते हैं तो क्या होता है, उसका एरिया कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। फिलहाल में दाब की परिभाषा यहाँ से पूरी होती है। अब इसका आता है तरल दाब पे बात करते हैं हम। तो तरल दाब भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे ये दाब है, यही फार्मूला वहां पे भी काम करेगा। तरल द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, तरल दाब कहलाएगा। वो तो जनरली दाब था, किसी भी चीज के द्वारा लगाया गया दाब था, वो वही वाला फार्मूला इसमें भी काम करेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, तरल दाब की। तो तरल दाब क्या है भाई, तरल दाब, ये ऊपर लिखा हुआ है फ्लड प्रेशर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और बर्तन में ऐसे करके तरल भरेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, आप प्रैक्टिकल करके इसका देख सकते हैं कहीं पर भी। इसमें एक बर्तन है और इस बर्तन में तरल भरा हुआ है। तो ये कहा जाता है, ये कहा मतलब कि जो तरल है वो बर्तन, किसी भी बर्तन के जब संपर्क में आता है तो उस बर्तन के तल पर, उसका जो पृष्ठ होता है उस पर लंबवत दाब डालता है। अब ये चीज प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे लंबवत डालता है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो ये वाली दीवार है, इस दीवार को तोड़ेंगे ऐसे करके। जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ से द्रव इस तरह से बाहर निकलेगा, इस तरह से थोड़ी दूरी पर जाके नीचे को गिरने लगेगा। ये नीचे को भी क्यों गिरता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि द्रव में भी वजन है, बाहर है, द्रव्यमान है, और जिस चीज में द्रव्यमान होता है उसको जी गुरुत्वीय तरफ से पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है। तो जैसे ये द्रव्य पदार्थ है, ये जैसे बाहर निकलेगा इसको जी क्या करेगी, नीचे की ओर खींचेगी और ये इस तरह से नीचे को मुड़ जाता है। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए ये इसके बर्तन की जो ये किनारा है, ये बर्तन, इस बर्तन के साथ ये कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे ये कैसा दाब डाल रहा था बाहर की ओर, ये चाहता है ये ऐसे चारों तरफ को, दीवार पे ऐसे चारों तरफ को दाब डालता है, ये चाहता है कि मैं बाहर को निकल जाऊं, बर्तन टूटे और मैं बाहर को निकल जाऊं। यहाँ पे आप ये होल करें इसमें तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी ना जाएगा, सीधे नीचे को निकलेगा पानी ऐसे करके, ठीक है, किसी और एंगल पर नहीं जाएगा। यहाँ देखेंगे आप दीवार के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक होल कर दें आप तो यहाँ से भी ऐसे बाहर को निकलेगा ऐसे घूम के, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एंगल। इससे ये तय होता है कि जो तरल होता है वो किसी भी बर्तन की दीवार पर जो दाब लगाता है वो उसकी दीवार के लंबवत लगाता है, ठीक है, दीवार जैसी होगी उसके ठीक लंबवत दाब लगाता है, इसी को कहते हैं तरल दाब। मतलब तरल द्वारा किसी भी बर्तन की दीवार पर लगाया गया दाब क्या होता है, तरल दाब होता है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तरल द्वारा किसी बर्तन की दीवार पर लगाया गया दाब क्या होता है, तरल दाब होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे तरल दाब का जो मात्रक है उस पर। देखिए तरल दाब का मात्रक क्या होता है, तरल दाब के मात्रक पे हम आ गए। तरल दाब का मात्रक, तरल दाब का मात्रक, देखिए मात्रक क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या है, ये तरल है तो यहाँ पे तरल लिख दिया। तरल क्या करेगा, बल लगाएगा किस पे, बर्तन की दीवार पर। अब बल का मात्रक क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, तरल, वही जो दाब का मात्रक हो गया वही तरल दाब का मात्रक हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कह देते हैं शायद। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तरल दाब को 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को कह देते हैं पास्कल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कह देते हैं, पास्कल। मतलब 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर, ऐसे लिख देते हैं 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 पास्कल की। ये पास्कल भी इसका एक मात्रक ही है। नीचे शायद दिखता नहीं होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख दो 1 पास्कल बराबर, सॉरी हट जाओ भाई, 1 पास्कल बराबर और 1 न्यूटन, अरे लिख जाए यार, प्रति मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। मतलब न्यूटन, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, 1 पास्कल भी कहते हैं, ठीक। ये इसका मात्रक हो जाता है पास्कल। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दाब, तरल दाब सिंपल है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है दाब की, और किस तरह से ये काम करता है, बहुत सारे नियम हैं इसके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना छोड़ें, ना भूलें, ज़रूर करें। मैं समझता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, बाय।